Hello everybody. Today we will discuss about AC bridges, alternating current bridges और द ब्रिजेस. ऐसा ब्रिज जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रिज है, ऐसा इलेक्ट्रिकल ब्रिज जो अल्टरनेटिंग सप्लाई से चलता हो, अल्टरनेटिंग करंट से चलता हो, दैट इज सपोज टू बी, इसलिए इसका नाम है, दैट इज नेम्ड टू बी एज एसी ब्रिज. अब ये दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ यूनिट और अ चैप्टर ऑफ व्हाट, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड व्हाट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी में. और ये आता है गेट के क्वेश्चंस में आ जाता है, और जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स में एज एन करिकुलम एग्जाम्स आ जाता है. और साथ साथ ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी और वनडे एग्जाम्स में, सारा सिंगल डे एग्जाम्स में, सारा टेक्निकल रूप से आता है. प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के लिए भी जानने का रहता है. अब इसके साथ साथ जो है आईईएस 1999 में क्वेश्चन आया है लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, और लर्निंग एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी लर्निंग एजुकेयर एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में जो है इसको पढ़ रहे हैं. तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में जो एसी ब्रिजेस की जानकारी है वो इस प्रकार है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द एसी ब्रिज. अब एक एसी ब्रिज दे रखा है, जल्दी से देख लेंगे, ये एसी ब्रिज है. द एसी ब्रिज शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर. अब जल्दी से इसको नैरेट कर लेते हैं थोड़ा सा. एक से एसी ब्रिज है, इसमें 4 आर्म है, 1 आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म एंड 4 आर्म. इसको बोलेंगे ब्रांच या आर्म. So that is why one arm which is shown by Z1, which is also called impedance measured in ohm. ऐसे ही Z3 is also an impedance on the arm this and this, between this, and between this and this Z4 is impedance is there. Between this arm and this arm Z2 impedance is there. Here we have between this and this D detector is there. Detector है, और ये पॉइंट जो है एक सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जुड़ा हुआ है. ये सप्लाई एसी नेचर की है क्योंकि एसी नेचर का साइन होता है, ये इस तरीके का एसी का साइन होता है. सो इट इज व्हाट, दिस सप्लाई इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, यानी एसी सप्लाई से फीड हो रहा है ये ब्रिज. और यहाँ से जो करंट निकल रही है, टोटल करंट, उस करंट में कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है. ये वाला हिस्सा इस नोड के बाद कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है इस नोड के बाद कुछ यहाँ जा रहा है. अब ये ब्रिज तब बैलेंस माना जाएगा जब इस डिटेक्टर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, हैविंग नो डिफ्लेक्शन. दिस डिटेक्टर इज हैविंग नो डिफ्लेक्शन. ऐसा तब होगा जब ये सारा का सारा करंट यहां से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा. ऐसा तब होगा जब ये वाला करंट सारा यहां चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा. तो इसके लिए इसका इंपीडेंस होना या फिर इसको बहुत हाई होना जरूरी है कि ये इतना ज्यादा रेसिस्ट करे, इतना ऑब्स्ट्रक्ट करे कि करंट को आने ना दे. तो इस तरीके से डिटेक्टर का कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा, तो बैलेंसिंग होगी ब्रिज की. अब क्या होगा कि द एसी ब्रिज शोन इन फिगर हेयर इन दिस इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस तब हो जाए यदि इफ Z1 जो है वो 100 एंगल 30 डिग्री हो, Z2 150 एंगल 0 डिग्री, Z3 इज इक्वल टू 250 एंगल 40 डिग्री हो, -40 डिग्री. एंड Z4 कितना होना चाहिए, मतलब 3 तो नोन है, Z1 Z2 Z3 नोन है, लेकिन Z4 कितना होना चाहिए, हाउ मच, कि ये बैलेंस हो जाए ब्रिज. और बैलेंस के लिए तो डिटेक्टर से नहीं जाना चाहिए. तो इस तरीके से उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म दे रखी है 130 डिग्री, तो ये पोलर फॉर्म में दे रखी है. दिस इज अ पोलर नोटेशन ऑफ द राइटिंग. पोलर नोटेशन में 100 जो है वो एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड है, और 30 जो है वो एंगल है. दिस 30 इज व्हाट, एंगल. ये 30 एंगल है, तो इसीलिए 100 मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है Z1 की, और 30 डिग्री एंगल है. ऐसे ही 150 वैल्यू है Z2 की, and 0 is the angle of this Z2. 250 is the value of Z3, and likewise -40 degree is the angle measurement of what, this Z3, and Z4 needs to be calculated. ऐसा तब होगा. और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज सपोज टू बी 350 70 डिग्री, सेकंड इज 375 -70 डिग्री, थर्ड इज 150 0 degree, and fourth is 150 20 degree. Now at balance condition, किसी भी AC ब्रिज की कंडीशन बैलेंस तब होगी जब Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3 हो जाएगा. मतलब Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3 हो जाएगा. तो अल्टरनेट अपोजिट ये देखिए, Z1 into Z2 and Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3. अब Z1 की वैल्यू, अब Z4 यहां से निकालना है,
तो और Z1 Z2 Z3 पता है, तो सबको नोन को एक साइड कर देंगे और अननोन को एक साइड। सो Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z1। तो Z2 की वैल्यू रख देंगे, Z2 की वैल्यू कितनी है 150 0 डिग्री, और Z3 की वैल्यू कितनी है 250 माइनस 40 डिग्री, और Z1 की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री। इस तरीके से करेंगे। नाउ इफ यू विल सॉल्व, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का एक तरीका ऐसा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड से इनटू हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, मतलब 150 इंटू 250 अपॉन 100, तो ये सॉल्व करके 375 आ जाएगा। और जो एंगल होंगे, एंगल आपस में सॉल्व होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड आपस में सॉल्व होंगे एंड एंगल इज सॉल्व्ड सेपरेटली विद इन। तो इसीलिए अगर इनटू में एंगल है तो ऐड हो जाते हैं, और नीचे डिवाइड में है तो ऊपर आकर के माइनस हो जाता है। इसका मतलब 0 माइनस 40 ऐड होकर के सीधा माइनस 40 ऐड होगा 0 पे, तो 0 माइनस 40 होगा, और 30 डिग्री नीचे प्लस पे है, ऊपर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 70 डिग्री आंसर आ गया यहाँ पे। तो 375 और एंगल माइनस 70 डिग्री। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है 370 डिग्री माइनस 375 एम्पलीट्यूड और माइनस 70 डिग्री एंगल। नाउ थोड़ा सा जान लेते हैं। This is an AC bridge. This is an AC bridge which is having Z1, Z also. Z is called impedance. इम्पीडेंस क्या होता है? अगर आरएलसी सर्किट को देखेंगे, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस सी है, विच इज हैविंग सी। अब इंडक्टेंस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी रेजिस्टर के द्वारा अपोजिशन किया जाता है करंट पे, मतलब करंट का विरोध किया जाता है तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर इंडक्टर के द्वारा विरोध किया जाता है करंट का फ्लो करने में, तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, XL, मतलब इंडक्टर के द्वारा रिएक्ट करना करंट के पाथ पे, तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको ओमेगा एल के बराबर लिखते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इज द इंडक्टेंस। ऐसे सी यानी कैपेसिटेंस के द्वारा जो विरोध किया जाता है इन द पाथ ऑफ करंट, क्योंकि ये करंट अगर यहां बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस में भी आएगा, लेट अस सपोज, तो कैपेसिटर जिस तरीके से विरोध करेगा करंट का तो वो XC से करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करके करेगा, और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर ये तीनों के द्वारा रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, या फिर मात्र रेजिस्टर इंडक्टर के द्वारा या रेजिस्टर कैपेसिटर के द्वारा, अगर तीनों के द्वारा कलेक्टिव अपोजिशन किया जाता है करंट का, तो उसे कहते हैं इंपीडेंस, उसे इंपीडेंस कहते हैं और ओम में लिखते हैं, या दो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के द्वारा या फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के द्वारा। तो इसीलिए collective impedance, collective opposition in the path of current is called impedance by R, L and C, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के द्वारा। इसे ओम में लिखते हैं। रेजिस्टेंस के भी विरोध को ओम में ही लिखा जाता है, यूनिट। इसीलिए now we will discuss about here the AC bridge. We just see the AC bridge. AC bridge में चार आर्म होते हैं, 1 2 3 4 like this, and here we have the detector 1 2 3 and 4. Here we have the detector. The supply is attached. Supply is of the nature. The nature of the supply is supposed to be AC or alternating current, alternating type. So that is why alternating supply is creating alternating current. अगर डायरेक्ट सप्लाई होती है तो वो डायरेक्ट करंट देती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट देती है। सो दैट इज व्हाई दिस करंट इज गेटिंग टू बी समथिंग हियर, समथिंग हियर। सो इफ दिस करंट entirely goes here, this current entirely goes here, and no current is in the detector, then that is the condition of balancing. और ऐसे समय पर बैलेंसिंग की कंडीशन होती है Z1 Z4 is equal to Z2 Z3। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि the AC bridge shown in the figure is balanced। ये बैलेंस हो जाए ये ब्रिज कब? यदि Z1 ऐसा हो, Z2 ऐसा हो, Z3 ऐसा हो, तीन दे रखे हैं, लेकिन Z1 कैसा हो, तो Z4 कैसा हो, तो Z1 Z2 Z3 की तो वैल्यू दे रखी थी, लेकिन Z4 की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है ये बताना है। तो बस ये क्वांटिटी है कि 375 माइनस 70 डिग्री ऐसा Z4 हो जाए, Z1 ऐसा हो जाए, Z2 150 0 डिग्री हो जाए, Z3 250 माइनस 40 डिग्री हो जाए, तो ये बैलेंस हो जाए ब्रिज। तो इस तरीके से this question is asked in what? AC bridges. In case of here we have the values given, the figure given, we need to be here the balancing condition Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. One parameter is what? Unknown and all the parameters is known, मतलब तीन ब्रांच नोन होनी चाहिए, कोई एक ब्रांच अननोन होनी चाहिए, तब पता चलेगा। अब इसके साथ साथ वन मोर थिंग, यानी तीन आर्म का नॉन होना जरूरी है और एक आर्म तब अननोन होगी तो ही पता चलेगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा AC ब्रिजेस को थोड़ा और जान लेते हैं।
AC bridges क्या होते हैं? AC bridges are called alternating current bridges. AC bridges are generally used to measure inductance and capacitance. या तो inductance L निकालने which is measured in terms of Henry H के टर्म्स में निकालते हैं तो वैल्यू तो काम आते हैं, तो यूटिलिटी में आते हैं, यूज में आते हैं। अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो भी अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज यानी एसी ब्रिज काम आते हैं। किस केस में? मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एसी ब्रिज काम आते हैं। अब जो इंडक्टेंस में मेजर करते हैं ब्रिज उनको बोलते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। दो तरीके के ब्रिज होते हैं, अभी पढ़ेंगे जब कभी भी एसी ब्रिजेस का चैप्टर पढ़ेंगे, इसको खोलेंगे, पहले ब्रिज का पूरा डेरिवेशन कर लेंगे, देन वी विल डू क्वेश्चंस, देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आल्सो, थ्योरी प्रैक्टिस आल्सो, रिवीजन आल्सो, केस स्टडीज आल्सो। तो एसी ब्रिजेस का ये सब है। फिर उसके बाद ये है कि अगर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होगा तो वहां इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। अगर प्योरली कैपेसिटेंस निकालना है तो प्योरली कैपेसिटेंस निकालने के लिए हेज ब्रिज है, डी साउटीज ब्रिज है, ओवंस ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है। ये सारे के सारे ब्रिज जो होते हैं दे आर ऑफ एसी ब्रिज टाइप। और इसमें तीन आर्म, जो तीन आर्म होती हैं, तीन ब्रांच होती हैं, ये वाली आर्म्स, तीन आर्म नोन होती हैं और एक नाम अननोन होती है। मतलब एक आर्म के पैरामीटर नोन होते हैं और तीन के पैरामीटर नोन होते हैं। अब ये तो क्वेश्चन ऐसा था जो पोलर फॉर्म में दे रखी थी वैल्यू, लेकिन अगर ये फॉर्म रेक्टेंगुलर होता तो रेक्टेंगुलर होता तो वो कैसा फॉर्म होता? ए प्लस आई बी का फॉर्म, ए प्लस जे बी का फॉर्म होता है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो ये ए वाला पार्ट तो रियल है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, जे वाला या आई वाला, आयोटा वाला इमेजिनरी है। तो अब क्या करते, जब यहाँ पर रियल इमेजिनरी ऐसा आता, रियल इमेजिनरी, तो इसको सॉल्व करते, या तो पोलर बना लेते तो सॉल्व करते, रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्जन एक दिन बताएंगे। तो अगर ऐसा कर लेते, अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या, अगर सॉल्व करते फाइनली जो भी एक्सप्रेशन आता उसमें रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट से इक्वल करते और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से। तो इसीलिए जब रियल वाला पार्ट रियल से इक्वेट करते तो उसमें जो भी पैरामीटर होते उसमें बस एक ही अननोन होता, बाकी सब नोन होते। ऐसे ही इमेजिनरी वाले में भी ऐसा होता। वी विल फर्दर डू द क्वेश्चंस देन ओनली। फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी था कि ब्रिज कितने कितने प्रकार के होते हैं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को नापने के लिए काम आते हैं और रेजिस्टेंस को भी नापने के लिए काम आते हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है और कैल्विन शेयरिंग ब्रिज है, कैल्विन्स ब्रिज है, बहुत सारे और भी ब्रिज हैं। चाहे फिर वो लो रेजिस्टेंस को नापने के लिए हो, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हो, या हाई रेजिस्टेंस को इक्वल करने या मेजर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हो। सो हियर वी हैव द एसी ब्रिजेस which is which is the part of this measurement and instrumentation. We are studying with the educational platform Learning Education Center or Learning Educational Platform, और this question comes in the engineering services 1999। अब ये क्वेश्चन जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है। अपने अपने स्टेट्स के भी कमीशन होते हैं, उनके द्वारा भी स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विसेज को कंडक्ट कराया जाता है। साथ में वनडे एग्जाम जेईई और इंजीनियरिंग वगैरह में सभी आते हैं, और भी बहुत सारे पीएसयूज वगैरह में भी कई जगह पर, या फिर कोई और ऐसे एग्जाम्स आ जाते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो सेमेस्टर के होते हैं उसमें तो आते ही हैं। साथ साथ दिस प्रैक्टिसिंग चीजें जब होती हैं तो ये सब चीजें पता होनी होती हैं, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड नेम प्लेट रेटिंग। उसको क्या बोलते हैं? नेम प्लेट रेटिंग बोलते हैं, नेम प्लेट रेटिंग। अब नेम प्लेट रेटिंग मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो बता रहा है कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट को, किस कंपोनेंट को कितनी रेटिंग का बना रहा हूं और किस रेटिंग का बना के फैब्रिकेट करके तब मार्केट में किसी भी चीज को बेच रहा हूं या मार्केट में जो है उस चीज को रेगुलेट या सर्कुलेट कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि रेटिंग बताना बहुत जरूरी होता है। सिंस दिस नेम प्लेट रेटिंग इज द व्हाट आइडेंटिफिकेशन या और द रिलायबिलिटी पैरामीटर ऑफ एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जितने भी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइदर रिटेलर्स, आइदर होलसेलर्स, या फिर जो यूज करने वाले आइदर लेबोरेटरी यूजर्स, रिसर्चर्स, या किन्हीं के एकेडमिशियंस या स्टूडेंट्स जिसके भी द्वारा होते हैं। सो दिस वाइज, सो हाउएवर वी वर डिस्कसिंग जस्ट लाइक द एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये सारा पार्ट अभी है। फिलहाल जब इनके बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे और इसमें और भी चैप्टर्स को और धीरे धीरे वी विल डिस्कस, so we will discuss much more about this.